हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और यहाँ पे टोटल आपको 115 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको एसएससी, सीजीएल, जीडी, सीपीओ और एमटीएस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी जो कि 2024 के एग्जाम में इन 3 टॉपिक से पूछे गए थे। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया है कि किस एग्जाम का कितना क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल 2024 की, तो यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से। एसएससी जीडी 2024 का भी क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसमें ना टोटल 40 क्वेश्चन पूछे गए थे इन तीनों टॉपिक से मिला करके। एसएससी सीपीओ में 13 क्वेश्चन पूछे गए थे और एमटीएस में 32 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल यहाँ पे 115 क्वेश्चंस हैं जिसको कि आपको पहले खुद अटेम्प्ट करना है, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना है। और क्लास के एंड में आपके जितने भी मार्क्स आएंगे आप कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जो 115 क्वेश्चंस हैं ये आपको हिंदी लैंग्वेज में भी मिलेगा। इसको मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मैंने काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाया है। तो आप इन तीनों लेक्चर को देखने के बाद ही ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चंस को कराने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक बार जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। लेकिन अगर आपको कंप्लीट क्लैरिटी चाहिए तो पहले आप क्लासेस को देखिएगा, तब जाके इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर मैं वही सारी चीज़ यहाँ पे फिर से रिपीट करूँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं तो क्लास आप पहले देखिएगा फिर इसको कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं। और आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ से कहाँ तक है, तो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35। और 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इसको एक एक करके भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये केवल ओवरव्यू है। आर्टिकल 12 में दिया गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी स्टेट की यहाँ पे परिभाषा बताई गई है। अब स्टेट का मतलब यहाँ पे यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र नहीं है। स्टेट का मतलब यहाँ पे है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी लॉ ऐसा बनाया जाता है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता के अधिकार पे। तो ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है। इसमें भी जो आर्टिकल 14 है ये बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में दिया हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी के रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में बात की गई है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको समान अवसर देना है। आर्टिकल 17 बात करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की। आर्टिकल 18 में दिया हुआ है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इसके भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो कि हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट यहाँ पे है राइट टू फ्रीडम। अब ये जो राइट टू फ्रीडम है ये आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक है। आर्टिकल 19 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, एसोसिएशन, कोऑपरेटिव, रिजाइड, मूव, प्रोफेशन। यानी यहाँ पे ना जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने की फ्रीडम है, इंडिया में कहीं भी रिजाइड करने, मूव करने का जो भी आपका राइट है वो आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 में बात की गई है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, यानी जीवन जीने का अधिकार जो है ये आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21A इसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा ऐड किया गया था, जो कि राइट टू एजुकेशन है। आर्टिकल 22 में दिया गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी किसी को अरेस्ट किया जाता है या फिर डिटेन किया जाता है तो यहाँ पे बहुत सारे क्लॉजेज हैं, कैसे ये सारी चीज़ें होंगी ये सब इसमें बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे आता है आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 जिसको हम कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन,
यहाँ पे कहा गया है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर नहीं कराया जा सकता। आर्टिकल 23 में ऐसा लिखा हुआ है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स का मतलब होता है मानव तस्करी नहीं की जा सकती। आर्टिकल 24 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज इट्सेट्रा, यानी जो भी चिल्ड्रन हैं उनको फैक्ट्रीज में आप काम पर नहीं लगा सकते। इसके बाद यहाँ पे है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक है। आर्टिकल 25 में कहा गया है कि आप जो भी रिलीजन चाहें अपना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्टिकल 26 आपको ये फ्रीडम देता है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल 27 बात करता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। आर्टिकल 28 में दिया गया है कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो कि गवर्नमेंट एडेड हैं, वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे। इसको भी ध्यान रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे इसके बाद आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। यहाँ पे आपको आर्टिकल्स का ब्रैकेट भी याद होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल कहाँ तक है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट किन आर्टिकल्स में आते हैं। तो आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 29 बात करता है माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा आर्टिकल 30 ये कहता है कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इस्टेब्लिश कर सकती हैं। आर्टिकल 32, जिसको कि बी आर अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, इसमें दिया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको कि कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिट इशू किया जाता है वो किस आर्टिकल के अंडर आता है। तो आर्टिकल 32 में। अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है अंडर आर्टिकल 32। तो ये ओवरव्यू था फंडामेंटल राइट्स का। इसके बाद यहाँ पे है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51 के ए में आते हैं और यहाँ पे भी आपको ए से लेके के तक के जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो देखने को मिलेंगे। पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इसको ऐड किया गया सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर। उन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया था, लेकिन ऐड हुआ था 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके बाद जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो ऐड किया जाता है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। अब यहाँ पे इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई है कि आप इसको कैसे याद रखेंगे। पहली फंडामेंटल ड्यूटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आपको रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना है और नेशनल एंथम का। इसके अलावा ये जो सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी है, यहाँ पे बताया गया है कि जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके नोबल आइडियल्स को आपको चेरिश करना है, फॉलो करना है। इसके बाद जो थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी है, यहाँ पे बात की गई है कि इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, बनाए रखना है। फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पे है कि अपनी कंट्री को आपको डिफेंड करना है, नेशनल सर्विस देना है जब भी आपको बुलाया जाए। फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया है कि स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करना है जो भी इंडिया के लोग हैं उन सभी में। और यहाँ पे एक बात ये भी कहा गया है कि आपको कोई ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जो कि विमेंस की डिग्निटी के लिए डेरोगेटरी हों, खराब हों। ये वाली चीज़ ना याद रहती है, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये आर्टिकल 51 के सब क्लॉज ई में है। इसके बाद यहाँ पे है कि हमारा जो रिच हेरिटेज है उसको आपको बनाए रखना है, प्रिजर्व करना है, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचाना है, वायलेंस नहीं करना है। और हर स्फीयर में जो भी आपके लाइफ में है उसमें आपको एक्सीलेंस के लिए प्रयास करते रहना है। तो ये तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 11th फंडामेंटल ड्यूटी एजुकेशन से रिलेटेड है कि जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे मैंने आर्टिकल 19 अलग से लिखा है, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप सामरों से याद रखेंगे, ये हमने डिस्कस किया था। इसके बाद यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ रिट। रिट्स के क्वेश्चन भी हम करेंगे अलग से, लेकिन आप यहाँ पे इसको रिवाइज कर सकते हैं कि 5 तरह के रिट्स होते हैं, जिसमें कि पहला है हेबिस कॉर्पस। इसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी ऑफ। अब इसको तब इशू किया जाता है जब किसी भी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन किया गया हो या फिर प्राइवेट कस्टडी में रखा गया हो, तो उसको रिलीज करने के लिए हेबिस कॉर्पस का रिट इशू किया जाता है।
मंडेमस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है वी कमांड। इसको तब इशू किया जाता है जब कोई भी लोअर कोर्ट, कोई भी ट्रिब्यूनल या कोई पब्लिक अथॉरिटी हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, तो उनको उनका फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए इस रिट को इशू किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे आता है सर्शियोरारी, जिसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। ये तब इशू किया जाता है जब किसी इंफीरियर कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने या फिर क्वासी जुडिशियल जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कोई ऐसा ऑर्डर पास किया है जो कि उनके अधिकार क्षेत्र यानी कि उनके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, तो उस ऑर्डर को क्वैश करने के लिए, कैंसिल करने के लिए सर्शियोरारी इशू किया जाता है। वहीं पे जो प्रोहिबिशन है इसका मतलब होता है टू प्रोहिबिट। इसमें ये किया जाता है कि कोई भी इंफीरियर कोर्ट अगर अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके कोई केसेस सुन रहे होते हैं, तो जब केसेस चल रहे होते हैं तो उसी टाइम पे उनको रोकने के लिए प्रोहिबिशन इशू किया जाता है। तो ये ऑर्डर आने के बाद होता है, ऑर्डर को क्वैश किया जाता है और ये प्रोसीडिंग्स के बीच में ही इशू किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे आता है क्यूओ वारंटो और इसका मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। इसको तब इशू किया जाता है जब किसी भी पर्सन ने किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया है जिसके लिए वो इंटाइटल्ड नहीं है, तब जाके ये रिट इशू किया जाता है। इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। इसको याद करने की भी ट्रिक मैंने आपको बताई है, इससे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और आपको पता है एग्जाम में ना पर्टिकुलर आर्टिकल आपसे पूछा गया है। आर्टिकल 36 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। आर्टिकल 37 से रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको जब हम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आर्टिकल 40 में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। राइट टू वर्क आर्टिकल 41 में है। इसके अलावा जो मैटरनिटी रिलीफ होता है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन होता है, ये आर्टिकल 42 में है। लिविंग वेजेस मिलना चाहिए वर्कर्स को, ये आर्टिकल 43 में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में है। अर्ली चाइल्ड केयर और एजुकेशन की बात की गई है आर्टिकल 45 में। यहाँ पे आपको एज ग्रुप भी याद रखना है कि 6 इयर्स के कम के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके अलावा आर्टिकल 46 में भी एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात की गई है, लेकिन स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए। आर्टिकल 47 में दिया गया है कि स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करे, न्यूट्रिशन के लेवल को इंक्रीज करे। आर्टिकल 48 में दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 49 में दिया गया है कि जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस के, उसको प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 50 में दिया गया है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेट रहेंगे। आर्टिकल 51 में दिया गया है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये था क्विक ओवरव्यू। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पेन और पेपर लेके बैठिएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पे आपसे पूछा है कि डीपीएसपी के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला यहाँ पे ऑप्शन है दे इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये तो बिल्कुल सही है कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ही इसको बनाया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे है दे प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो ये बिल्कुल सही है, डीपीएसपी जो है ये गाइडलाइन की तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है इसमें लिखा हुआ है दे आर मोरली बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। ये भी बिल्कुल सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको कि हिंदी में राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं, ये मोरली बाइंडिंग होते हैं, यानी कि जो भी गवर्नमेंट है वो नैतिक रूप से जिम्मेदार होती है कि वो इनको अपनाए। लेकिन यहाँ पे आप फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे लिखा गया है दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर। तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जस्टिशिएबल नहीं बनाया गया है। अगर कोई भी गवर्नमेंट डीपीएसपी को फॉलो नहीं करती है तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये आप जरूर देखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स प्रोवाइडिंग ऑफ एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
मेंटेन्ड बाय द स्टेट। यहाँ पे आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि स्टेट के द्वारा जो भी शैक्षणिक संस्थान हैं जो मेंटेन किए जा रहे हैं उनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 28 में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ पे आपसे लिखा हुआ है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये किस आर्टिकल में आते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं हमारे आर्टिकल 51A में। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस पार्ट में आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A यहाँ पे दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो यहाँ पे आपसे विलेज पंचायत के बारे में पूछा गया है। ये हमारा एक DPSP है। मैंने आपको याद कराया था कि जब 4 लोग मिलेंगे तो क्या ऑर्गेनाइज करेंगे, पंचायत ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आर्टिकल 40 में दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट the state must secure a social order to promote the welfare of the people। तो ये भी DPSP में ही आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो स्टेट हैं इनको अपने लोगों का कल्याण करना चाहिए, वेलफेयर करना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 38 में। अगला क्वेश्चन, Dr. B.R. Ambedkar described directive principles of state policy as of the Indian dash Constitution। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने DPSP को क्या कहा था। ये क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। इन्होंने कहा था कि जो DPSP हैं ये नवीन विशेषताएं हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि नॉवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Question number 7, which of the following features of the Indian Constitution was borrowed from Irish Constitution। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की गई है। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज हैज नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ पे लिखा गया है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है और यहाँ से आपको आंसर सेलेक्ट करना है। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है टू डिफेंड द कंट्री, अपनी कंट्री को डिफेंड करना, ये तो फंडामेंटल ड्यूटीज है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू पे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पे करना, ये तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं पढ़ा। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है टू कास्ट द वोट इन इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन में जाके वोट करना, ये भी हमने जब फंडामेंटल ड्यूटीज डिस्कस किया था तो वहाँ पर नहीं था। इसके अलावा यहाँ पे है टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको आपको सेफगार्ड करना है, वायलेंस नहीं करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एंड फोर्थ है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, लेकिन आपसे पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 2 और 3 जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं हैं। अगला क्वेश्चन, पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे पूछा गया है कि पार्ट 4A जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस संविधान संशोधन के द्वारा इंसर्ट किया गया था, उसमें डाला गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट द स्टेट शैल endeavor टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि स्टेट को ये प्रयास करना चाहिए कि वो कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे कोऑपरेटिव बेसिस पे या फिर इंडिविजुअल बेसिस पे रूरल एरियाज में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 43 में दिया गया है। पर्टिकुलरली अगर आपसे पूछा जाएगा तो आर्टिकल 43 के बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन एमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 जो है ये हमारा जो इमरजेंसी है उसके टाइम पे भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अगर आप पॉलिटी का प्लेलिस्ट अच्छे से देख लेते हैं ना तो आप ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डैश डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वर एडेड to the Indian Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 42nd Constitutional Amendment Act हुआ था 1976 में, तो इसके द्वारा ना कुछ DPSPs को भी ऐड किया गया था। तो कितने DPSP को ऐड किया गया था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 न्यू DPSPs के आर्टिकल्स को ऐड किया गया था। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से आर्टिकल ऐड किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है फंडामेंटल राइट्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द ब्रिटेन, तो पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को लिया गया था USA से। यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स राइट टू लाइफ, तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ, तो ये भी बिल्कुल सही है। फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल होते हैं, उनको लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है। फोर्थ स्टेटमेंट में बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक होते हैं, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट था और वही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट द स्टेट शैल endeavour टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज। ये क्वेश्चन आई थिंक हमने कर लिया है कि स्टेट को प्रयास करना चाहिए कि वो कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें इंडिविजुअल लेवल पे या कोऑपरेटिव बेसिस पे, तो ये दिया गया है आर्टिकल 43 के बी में। अगला वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, मैंने यहाँ पे एक बार लिया है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा DPSP ऐसा है जहाँ पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 48A में ये चीज़ दी गई है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ़ ए 12-year-old इज फाउंड टू बी वर्किंग इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेट्स, which of the following articles of the Constitution of India will be violated। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एक 12 साल का बच्चा कारपेट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में काम करते हुए पाया जाता है तो हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल यहाँ पे वायलेट होगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 24 में ऐसा दिया गया है कि जो भी चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं, उनको आप फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते। आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। इसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था किसी और शिफ्ट में कि कितने DPSP को ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग that the ownership and control of the material resources of the community are distributed as best to subserve the common good। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी रिसोर्सेस हैं वो सभी में समान रूप से बंटने चाहिए। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो ये DPSP का पार्ट है और राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी, आर्टिकल 39 के बी में ये चीज़ दी गई है। इसी को हमने LDC PHC से याद किया था। इसको याद करने की ट्रिक आपको पॉलिटी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
Which of the following are enumerated in Part 4 of the Indian Constitution from Articles 36 to 51? यहाँ पे लिखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है, इसमें क्या दिया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें दिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which article of the Indian Constitution mentions about the promotion of educational and economic interest of scheduled caste, scheduled tribe and other weaker section? अगेन यहाँ पे आपसे DPSP से क्वेश्चन पूछा गया है। हमने पढ़ा था आर्टिकल 45 पे भी एजुकेशन की बात की गई है, लेकिन 6 इयर्स तक के जो बच्चे हैं उनके लिए। इसके बाद जो आर्टिकल 46 है वहाँ पे SC ST और वीकर सेक्शन के एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में दिया हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, विच आर्टिकल इन दी फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाइज when a construction worker takes his 8-year son to the site rather than sending him to school? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है और वो अपने 8 साल के बच्चे को साइट पे लेके जाता है स्कूल भेजने की बजाय। इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स की तो ये जिम्मेदारी है कि वो चाइल्ड को एजुकेशन दें, उनको एजुकेट करें, लेकिन ये अपने बच्चे को कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके जा रहे हैं। तो कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पे अप्लाई होगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। आर्टिकल 51 के में दिया गया है। इसमें दिया गया है कि 6 इयर्स से लेके 14 इयर्स तक के जो भी चिल्ड्रन हैं उनको एजुकेशन दिलाना है, ये पेरेंट्स की ड्यूटी है। तो यहाँ पे ये वाला ड्यूटी वॉयलेट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम DPSP मेंशंस अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत? तो ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हुआ था। विलेज पंचायत कहाँ पे दिया गया है? तो आर्टिकल 40 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इन द फंडामेंटल ड्यूटी इज इन्वोक्ड when you see in a private party that the Indian flag has been used as a covering for the speaker's desk? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पे अप्लाई होगा जब आप ये देखते हैं कि कोई प्राइवेट पार्टी है और वहाँ पे जो स्पीकर का डेस्क है उसको कवर करने के लिए हमारा फ्लैग यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा इंडियन फ्लैग है उसको रिस्पेक्ट करना ये हमारी ड्यूटी है और ये पहली फंडामेंटल ड्यूटी है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। आर्टिकल 51A के सब क्लॉज ए में ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाइज टू यू व्हेन यू सी योर कॉलेज फ्रेंड स्टार्ट फाइटिंग विद द कैंटीन पर्सन व्हेन ही पास्ड ए फ्यू एंटी रिलीजियस स्टेटमेंट? यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाई होगा जब आप ये देखते हैं कि आपके कुछ कॉलेज फ्रेंड जो हैं वो कैंटीन वाले के साथ में लड़ाई कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि उसने कुछ एंटी रिलीजियस स्टेटमेंट पास की हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। यहाँ पे आपको हार्मनी एंड ब्रदरहुड को प्रमोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पे है मैंडेटरी नेशनल सर्विस ऑफ 5 ईयर, यानी कि 5 साल तक आपको राष्ट्र की सेवा करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे पहला वाला जो स्टेटमेंट है यही गलत हो जाएगा। ये किसी भी तरीके का फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। कंट्री को डिफेंड करना एक फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन 5 साल तक मैंडेटरी सर्विस करना ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। यहाँ पे दिया गया है कि जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने नेशनल स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया उनके नोबल आइडियाज़ को चेरिश करना है, फॉलो करना है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना भी फंडामेंटल ड्यूटी है। वायलेंस को एब्जॉर्व करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो है राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टूडेंट ऑन हिज स्कूल असाइनमेंट is taking a session on how to make compost at home for using it at a park. Which fundamental duty is he performing? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक स्टूडेंट है और वो कंपोस्ट बनाना सीख रहा है ताकि वो उसको पार्क में यूज़ कर सके। तो कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी वो परफॉर्म कर रहा है?
राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। इसके अलावा आर्टिकल 48A में भी दिया गया है जो कि DPSP है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाइज ऑन यू when you see a few school students on their educational trip to Humayun's tomb writing their name on the wall। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि अगर आप स्कूल में ट्रिप पे जाते हैं जो कि एजुकेशनल ट्रिप है हुमायूं के टॉम्ब के लिए, वहाँ पे आप ये देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि वहाँ की दीवारों पे अपना नाम लिख रहे हैं, तो कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पे अप्लाई होगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। यहाँ पे फिर से आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। यहाँ पे जो आप पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, टू प्रोहिबिट ट्रेड इन रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके ट्रेड को प्रोहिबिट करना है, तो ये जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। यही वाला पहला आपका राइट आंसर बनेगा। यहाँ पे दिया गया है कि इंडिया के रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करना है, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना है, तो ये सब फंडामेंटल ड्यूटी है। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है इसको आप याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। विच कमेटी आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ पे आपसे लिखा है कि किस कमेटी ने ये आइडेंटिफाई किया था कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए लीगल प्रोविजंस भी लाने चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस वर्मा कमेटी। ये पहले भी पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे हम 2024 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये पूछा गया है। इसी वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP के बारे में कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, ये पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है, दे एम एट एस्टैब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, तो बिल्कुल सही है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने का इनका लक्ष्य होता है। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट है, दे आर पॉजिटिव एज दे रिक्वायर द स्टेट टू डू सर्टेन थिंग्स। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी हमने आराम से डिस्कस की हैं अच्छे से कि जो DPSP हैं ये पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव का मतलब है DPSP कहता है कि स्टेट को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, यानी ये स्टेट को अलाउ करते हैं कोई काम करने के लिए, तो इनका नेचर पॉजिटिव होता है। वहीं पे जो फंडामेंटल राइट होता है वो स्टेट को कौन सी चीज़ें नहीं करनी है वो बताता है। तो फंडामेंटल राइट ना निगेटिव होते हैं नेचर में, क्योंकि वो स्टेट को रोकते हैं, और जो DPSP है ये पॉजिटिव है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, दीज हैव मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस, तो बिल्कुल सही है, नैतिक राजनीतिक जिम्मेदारी बनती है जो गवर्नमेंट है उनका कि वो DPSP को फॉलो करे। यहाँ पे जो फोर्थ स्टेटमेंट है, दे प्रमोट वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स हैंस दे आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक, तो ये वाला DPSP के बारे में इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के वेलफेयर को प्रमोट नहीं करती। DPSP तो कम्युनिटी के लिए आया है, लोगों के लिए आया है, तो ये इंडिविजुअलिस्टिक नहीं होगा। फोर्थ वाला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट था। यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो SSC CGL 2024 में पूछे गए थे। इसके बाद हम यहाँ पे SSC GD 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे ना अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज डज ए सिटीजन हैव अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 31 है इसमें पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 51A है इसमें इंडियन सिटीजन्स के लिए कितने फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आर्टिकल 32 में जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिया गया है तो ये किस चीज़ के इन्फोर्समेंट के लिए दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए,
जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे तो उसके लिए यहाँ पे आर्टिकल 32 आएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन प्रोविजन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। यहाँ पे आपसे पर्टिकुलरली पूछा है कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ये किस चीज़ से डील करता है, किस राइट के बारे में बताता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इस आर्टिकल में क्या चीज़ दिया गया है, ये किससे रिलेटेड है। तो इसको मैंने आपको कहा था कि आप इसको याद रखेंगे सामरो से। पहले वाले में यहाँ पे दिया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पहले यहाँ पे दिया गया है स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है फ्रीडम ऑफ असेंबली। इसके बाद यहाँ पे आता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। इसके बाद यहाँ पे आएगा मूवमेंट, यानी कि इंडिया के किसी भी पार्ट में आप मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं। रिजाइड यानी कि आप कहीं पे भी जाके रह सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। इसके बाद यहाँ पे है ऑक्यूपेशन, यानी आप जो भी ऑक्यूपेशन करना चाहें इसके लिए आपके पास फ्रीडम है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि आप इकट्ठा हो सकते हैं शांतिपूर्व तरीके से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्ट 3 में दिया गया है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, और इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा डीपीएसपी नहीं है। पहला यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो ये डीपीएसपी है। इसके बाद है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये भी डीपीएसपी है, आर्टिकल 44 में आता है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 में दिया गया है, और ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे सोचेंगे कि नहीं मैंने तो पढ़ा है आर्टिकल 50 में सेपरेशन वाला दिया है कुछ, लेकिन किसका सेपरेशन दिया है, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे सेपरेशन दिया है। और आपको ना ऑप्शन में क्या दिया है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप याद रखिएगा। एग्जाम के प्रेशर में ना दिखता नहीं है कि जुडिशरी है या फिर लेजिस्लेचर है। आर्टिकल 50 में जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने के लिए दिया गया है, जबकि यहाँ पे लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है, यही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम इट इज ए डैश मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आसान भाषा में यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना, जो भी हमारे आइडियल्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना, ये कहाँ पे मेंशन किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमारी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आपसे पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में हैं, तो पार्ट 3 में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम टू क्रिएट ए। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डीपीएसपी है ये क्या क्रिएट करने का एम रखते हैं, इनका उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इनका उद्देश्य है कि वेलफेयर स्टेट बनाया जाए। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40, आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। यहाँ पे जो आर्टिकल 39 है उसके सारे क्लॉजेज आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आर्टिकल 39A में क्या दिया गया है,
राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे दिया गया है फ्री लीगल एड के बारे में। जो गरीब हैं उनको फ्री में लीगल एड दिया जाना चाहिए, ये एक डीपीएसपी है। नेक्स्ट यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। पहला यहाँ पे जो ऑप्शन है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, तो ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अब आप सोचेंगे कैसे, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि शोषण करने का अधिकार, तो ये किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट नहीं है। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक है, ये फंडामेंटल राइट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आर्टिकल 32 में आता है, ये फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है, ये भी फंडामेंटल राइट्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये कहाँ से कहाँ तक है, यानी इसका आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाए तो वो यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम इज मेंशन्ड अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकम इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करने का प्रयास करना है स्टेट के द्वारा, तो ये कहाँ पे दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये दिया गया है आर्टिकल 38 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर। यहाँ पे आपसे पूछा है कि आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है, तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 35 तक के जो भी आर्टिकल्स हैं ये फंडामेंटल राइट से डील करते हैं, और आर्टिकल 12 में बताया गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 44, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज गिवन अंडर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस आर्टिकल में दिया हुआ है। यहाँ से ना आपसे पर्टिकुलर आर्टिकल्स पूछे गए हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 19 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिट पिटीशन कैन बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर। यहाँ पे कह रहे हैं कि रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जा सकता है, तो ये किस आर्टिकल में आता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आता है आर्टिकल 32 में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि हाई कोर्ट के द्वारा भी रिट इशू किया जाता है, तो ये किस आर्टिकल में आता है, तो ये आता है आर्टिकल 226 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ डैश एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है ये प्रोहिबिट करता है, क्या प्रोहिबिट करता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, फोर्स्ड लेबर एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, इसको ये प्रोहिबिट करता है। और आपसे पूछा जाए कौन कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। पर्टिकुलरली आर्टिकल 23 में ये कहा गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 24 में दिया गया है कि जो चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं, उनको आप फैक्ट्रीज में काम नहीं करा सकते। अब यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपसे पूछा है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। यहाँ पे कह रहे हैं कि डीपीएसपी को किसी भी लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉन जस्टिशिएबल। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये नॉन जस्टिशिएबल है, इसी वजह से इसको किसी भी लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन फंडामेंटल राइट्स इंश्योर्स दैट। यहाँ पे कह रहे हैं कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो फंडामेंटल राइट है, तो ये क्या सुनिश्चित करता है। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्सन को उसके खुद के खिलाफ में आप गवाही नहीं दिला सकते। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट देमसेल्फ, यानी कोई भी पर्सन खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता।
Next question, which of the following articles of the Indian Constitution mentions that no person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself? यहाँ पे देखिए इसी क्वेश्चन का ना आपसे आर्टिकल पूछा है कि किसी भी पर्सन को उन्हीं के खिलाफ गवाही नहीं दिलाया जा सकता। ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 20 में ये चीज़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द राइट टू फ्रीडम इंक्लूड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यहाँ पे कह रहे हैं कि लोगों के पास राइट है कि वो जो भी प्रोफेशन, जो भी ऑक्यूपेशन करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये किस आर्टिकल में आएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 19 में आता है ना, सामरो से हमने याद किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है यहाँ पे? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 51A, ये फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। इसके अलावा जो आर्टिकल 50 है, यहाँ पे दिया गया है कि जो जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है ये सेपरेट रहेंगे और ये एक DPSP है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 49 में क्या दिया हुआ है, तो आर्टिकल 49 में ये दिया हुआ है कि जो भी हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी प्लेसेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो ये भी एक DPSP है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 300A में क्या दिया हुआ है, तो आर्टिकल 300A जो है इसमें राइट टू प्रॉपर्टी है। अब इसको आपको याद रखना है कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसको रख दिया गया आर्टिकल 300A में। अगला क्वेश्चन, डिसरिस्पेक्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग इज ए वायलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यहाँ पे कह रहे हैं कि नेशनल फ्लैग का अगर आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पे वायलेट हो रहा है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 51A का जो सब क्लॉज ए है ये यहाँ पे वायलेट हो रहा है। 51A के सी में दिया गया है कि इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, और इसमें दिया गया है कि कंट्री को डिफेंड करना है। जब भी आपको बुलाया जाए तो आपको नेशनल सर्विस देनी है। इसके अलावा इसमें दिया गया है कि जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं इनके नोबल आइडियाज़ को चेरिश करना है, फॉलो करना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज द फंडामेंटल ड्यूटीज़? अगेन यहाँ पे क्वेश्चन रिपीटेटिव है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटी किस आर्टिकल में आएगा? राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्टिकल 51A में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आर्टिकल 43, द स्टेट शैल इंडेवर टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्रीज टू एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज, इट इज़ ए डायरेक्टिव बेस्ड ऑन डैश प्रिंसिपल। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना है कोऑपरेटिव बेसिस पे या फिर इंडिविजुअल बेसिस पे। ये दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 43 में, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। लेकिन ये किसके प्रिंसिपल पे बेस है ये आपसे पूछा गया है। जब हमने DPSP पढ़ा था तो हमने वहाँ पे देखा था कि इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है पढ़ने की वजह से, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको किसी भी टाइप में डिवाइड नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल्स का जो ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हुए इसको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात है तो ये बेस्ड है गांधीयन प्रिंसिपल पे, यही आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, आर्टिकल डैश of the Indian Constitution gives an extensive original jurisdiction to the Supreme Court in regard to enforcement of fundamental rights। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इस तरीके से पूछा है कि किस आर्टिकल में ये दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करा सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे दिया गया है ना कि सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगेन यहाँ पे बेसिक है, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यहाँ पे कह रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है।
राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 51A, तो ये तो बिल्कुल सही है, आर्टिकल 51A में दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ पे कह रहे हैं कि 86th वाला जो संशोधन हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। तो ये बिल्कुल रिलेटेड है क्योंकि इसी के द्वारा 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, ये भी सही है क्योंकि 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था इसी के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। यहाँ पे कौन सा रिलेटेड नहीं है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आप सोचेंगे कि ये कहाँ से गलत है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 5A में आती हैं, जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में आती हैं। तो ये चीज़ें आपको एग्जाम में देखनी हैं, इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि जीडी में ना अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं कंफ्यूजिंग वाले, तो इसको आपको ना अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज इज रिलेटेड टू द वैल्यू एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि किस फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये कहा गया है कि हमारा जो रिच हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना है, उसकी वैल्यूज़ को प्रिजर्व करना है। तो यहाँ पे हमने याद किया था एफ से हो जाएगा फोर्ट। फोर्ट जो है ये हमारा हेरिटेज है और इसको प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरीके से हमने याद रखा था कि ये चीज़ लिखा गया है इसमें आर्टिकल 51A के एफ में। इसको हमने याद किया था ग्रीन से, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पे जो सी है इसको हमने याद किया था सुई से, यानी कि जो इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है इसको प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पे जो फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी है इसको हमने इमोशन से याद किया था कि ब्रदरहुड का जो इमोशन है वो आपको प्रमोट करना है और ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं करनी है जो वुमेन के लिए डेरोगेटरी हों, यानी उनके इमोशंस को ठेस पहुँचे। तो यहाँ पे हमने ना इस तरीके से इसको याद किया था, आपको याद भी होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन्ड अंडर द राइट टू इक्वालिटी। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कि राइट टू इक्वालिटी में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है राइट टू एजुकेशन, तो ये राइट टू इक्वालिटी में नहीं आता, ये आता है आर्टिकल 21A में। इसके बाद यहाँ पे है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, तो ये यहाँ पे सही आंसर होगा क्योंकि राइट टू इक्वालिटी आता है आर्टिकल 14 से 18 तक और एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स जो है इसी में आता है जो कि आर्टिकल 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 51AI ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आई को हमने याद किया था आई से, एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड, यानी कि एक आंख के बदले अगर आप सामने वाले का भी एक आंख निकालेंगे तो दुनिया अंधी हो जाएगी, यानी कि आपको वायलेंस नहीं करना है और ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। तो इस तरीके से ये भी आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as of May 2022, which of the following is not a part of Article 19 of the Indian Constitution। यहाँ पे बेसिकली आपसे ये पूछा गया है कि आर्टिकल 19 में कौन सा चीज़ नहीं आता, तो कौन सा नहीं आएगा? ऑप्शन ए, राइट टू प्रॉपर्टी। ये तो आर्टिकल 300A में है ना, तो ये इसमें क्यों आएगा? आई थिंक इन्होंने ये डेट इसलिए दिया है क्योंकि पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आर्टिकल 19 में था, तो इसको हटा दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा, तो ये आर्टिकल 19 का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इन मेनी वेज। The most common way of limiting the power of government is to specify certain dash that all of us possesses as citizen and which no government can ever be allowed to violate.
सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारे गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करने की कोशिश करती है बहुत तरीकों से, और सबसे कॉमन जो तरीका है गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करने का, कंट्रोल करने का, वो ये है कि सारे जो सिटीजन हैं उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स दे दिए जाए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं, यानी इनका नेचर निगेटिव होता है क्योंकि ये स्टेट को कौन सा काम नहीं करना है इसके लिए रोकते हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को दिया गया है ताकि गवर्नमेंट की पावर थोड़ा सा लिमिटेड रहे और वो आर्बिट्ररी एक्शन ना करें। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगेन यहाँ पे डीपीएसपी का पार्ट पूछा है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे है, ड्यूरिंग व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन सम फंडामेंटल राइट्स बी सस्पेंडेड एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस स्थिति में कुछ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्यूरिंग एक्सटर्नल इमरजेंसी, यानी कि वॉर हो गया हो या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, तब जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है उनको सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन आप याद रखिएगा आर्टिकल 20 एंड 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, इसी वजह से यहाँ पे सम लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, द आइडिया ऑफ डैश हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्स्टवाइल यूएसएसआर। यहाँ पे कह रहे कि उस टाइम का जो यूएसएसआर हुआ करता था वहां से हमने कौन सा फीचर बोरो किया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जब पॉलिटी का पीवाईक्यू किया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर प्राइमरली एम्ड एट अचीविंग। यहाँ पे कहने की जो डीपीएसपी दिया गया है हमारे संविधान में, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस ये कैसे देंगे, तो यहाँ पे ना स्टेट बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। जो वीकर सेक्शन है उनके एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो चाइल्ड हैं उनके लिए भी वेलफेयर का काम कर सकते हैं, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तरीके से कर सकते हैं, मैटरनिटी रिलीफ देंगे, जो गरीब लोग हैं उनको फ्री लीगल एड देंगे। यानी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे वो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस दे सकते हैं। तो ये है डीपीएसपी का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 50 में दिया गया है कि जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव सेपरेट रहेंगे। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डीपीएसपी का पार्ट है, क्योंकि आर्टिकल 50 में आता है, और जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये आर्टिकल 36 से 51 तक है। और ये डीपीएसपी किस पार्ट में है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये पार्ट 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी इज ए डैश अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारे संविधान में क्या है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आज के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आज के टाइम पे क्या, जब 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, तब से ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 300A में। पहले फंडामेंटल राइट था, अभी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज ए। यहाँ पे पूछा गया है कि राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये क्या है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये फंडामेंटल राइट है किसी इंडिविजुअल का। क्वेश्चन नंबर 70, अकॉर्डिंग टू पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज ए पेरेंट और गार्जियन हैज ए ड्यूटी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज और एज द केस मे बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A है जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, इसमें ये कहा गया है कि जो भी पेरेंट हैं या जो भी गार्जियन हैं, इनकी ये ड्यूटी है कि ये अपने चाइल्ड को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराएं। तो किस एज से किस एज तक के चाइल्ड की यहाँ पे बात की गई है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स तक के एज के जो चाइल्ड हैं उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटी देना किसी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। तो ये आपको याद रखना है, पर्टिकुलर एज पूछा गया है। यहाँ तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं
वो था एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे एसएससी सीपीओ 2024 के क्वेश्चन, और यहाँ पे इस टॉपिक से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे ना कई सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेटिव मिलेंगे, तो इसको हम जल्दी से करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। यहाँ पे कह रहे हैं कि डीपीएसपी को हमने कहाँ से लिया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्वेश्चन 72 है यहाँ पे, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आता है आर्टिकल 18 में दिया गया है, और ये आता है राइट टू इक्वलिटी में, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। हिंदी में इसको कहते हैं उपाधियों का अंत। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट द स्टेट शैल इंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि स्टेट को प्रयास करना चाहिए कि वो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करें मॉडर्न तरीके से, साइंटिफिक तरीके से। तो ये दिया गया है आर्टिकल 48 में। इसके अलावा आर्टिकल 48A अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें दिया गया है नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे कहने की आर्टिकल 21 किस फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो यहाँ पे पूछा गया है डीपीएसपी किस आर्टिकल में आएगा, तो ये आपका राइट आंसर होगा 36 से 51 तक। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पे आप अच्छे से देखिएगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 was passed by the government of India. It fulfilled ideals of which article of directive principle of state policy in the Constitution of India? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पास किया गया था 2002 में, तो ये कौन से डीपीएसपी को फुलफिल करता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 48A को, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये चीज़ है और ये दिया गया है आर्टिकल 48A में, तो इस जो डीपीएसपी है इसको ये फुलफिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशंस इज द आइडिया ऑफ चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स अडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, उसको हमने सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉमनली रेफर टू एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसको कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पार्ट 3, जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स आते हैं, इसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर व्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि B.R. अम्बेडकर की ओपिनियन के हिसाब से डीपीएसपी का कौन सा की फीचर है, कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्होंने डीपीएसपी को कहा था कि डीपीएसपी नॉवेल फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 80, इफ ए पर्सन हु इज अरेस्टेड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम टू अरेस्ट, ही विल बी इंटाइटल्ड टू रिलीज्ड ऑन द रिट ऑफ। यहाँ पे रिट्स के बारे में पूछा गया है कि अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है और उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया है, उसको किस बेसिस पे यानी किस रिट के आधार पे रिलीज किया जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, हेबिस कॉर्पस के आधार पे उसको रिलीज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच ईयर वर 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एडेड टू द ओरिजिनल लिस्ट। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि 4 न्यू डीपीएसपी को कब ऐड किया गया था ओरिजिनल लिस्ट में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा
4 आर्टिकल्स जोड़े गए थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीपीओ 2024 में। अब यहाँ पे ये जो 4 लिखा हुआ है ना, इसी से क्वेश्चन पूछ लिया गया था सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम में। तो जब भी आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देने चाहें तो उसमें जो भी पेपर हुए हैं उस ईयर में उसको आपको ज़रूर देख के जाना है, क्योंकि कई बार ऐसा ही होता है क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसी से अगला क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जनरली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये क्या होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये पॉजिटिव डायरेक्शंस होती हैं, क्योंकि ये स्टेट को बोलती हैं कि आप ये चीज़ करो, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज द मोस्ट कॉमन वाइल्ड कैट इन इंडिया फेलिस चाउस लिस्टेड। तो इसका यही प्रोनाउंसिएशन है। यहाँ पे कहने कि ये जो वाइल्ड कैट है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के किस स्केड्यूल में लिस्टेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, स्केड्यूल 2 में ये मेंशन्ड है। इसके बाद से यहाँ पे हम एमटीएस के क्वेश्चन करेंगे और इसमें टोटल 32 क्वेश्चन पूछे गए थे इन पर्टिकुलर टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इंटेल्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार में अवसर की समानता होगी सबको, ये किस आर्टिकल में दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 16 में ये दिया गया है। आर्टिकल 14 में दिया गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 17 में दिया गया है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 15 में दिया गया है प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड व्हेन एन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। अब ये वाला भी हमने डिस्कस किया था इमरजेंसी वाले चैप्टर में। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कि इमरजेंसी के टाइम पे ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 19 जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जब भी एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे इमरजेंसी लगती है। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया emphasizes the participation of worker in the management of industries। यहाँ पे आपसे पूछा गया है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये किस आर्टिकल में दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये दिया गया है आर्टिकल 43 के ए में और ये है डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल डैश नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टेट फंड से जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए हैं, जो चल रहे हैं, जो मेंटेन किए जा रहे हैं, उनमें किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 28 में ऐसा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट्स द स्टेट्स to provide public assistance to its citizen in case of unemployment, old age, sickness and disablement within the limits of its economic capacity and development। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्टेट है वो अपने लोगों को पब्लिक असिस्टेंस दे सकते हैं अगर वो अनएम्प्लॉयड हैं, ओल्ड एज हैं, बीमार हैं, डिसेबल हैं, अपने इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से। तो ये डीपीएसपी में आता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आता है आर्टिकल 41 में। डीपीएसपी जो है ना, इसी वजह से इसको इन्फोर्सिएबल या जस्टिशिएबल नहीं बनाया गया था, क्योंकि जो भी हमारे स्टेट है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके पास उतना सारा फंड हो कि वो जो डीपीएसपी में बातें लिखी हुई हैं उसको फॉलो करें। और अगर डीपीएसपी को जस्टिशिएबल बनाया जाता तो सारे लोग कोर्ट पहुंच जाते कि ये जो स्टेट है ऐसा फॉलो नहीं कर रहा है। तो डीपीएसपी को रिसोर्सेस ना होने की वजह से आप कह सकते हैं कि नॉन जस्टिशिएबल बनाया गया था। यानी अगर किसी स्टेट के पास ज़्यादा फंड हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वो डीपीएसपी को फुलफिल कर सकते हैं। और अगर कोई स्टेट ऐसा है जिनके पास इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं है तो वो उसको फॉलो ना भी करें तब भी चलेगा। ये वन ऑफ द रीज़न था डीपीएसपी के नॉन जस्टिशिएबल होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कवर्ड अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंसीडर्ड फंडामेंटल in the governance of any country but they are not enforceable by any court. This concept is mentioned in which article? यहाँ पे जब मैंने आपको DPSP रिवाइज कराया स्टार्टिंग में, तब मैंने आपको एक आर्टिकल के बारे में कहा था कि इसको हम क्वेश्चन में समझेंगे। ये वही क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये कहा गया है कि कौन सा DPSP ऐसा है जहाँ पे ये कहा गया है कि कंट्री के गवर्नेंस में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं ये बहुत ही फंडामेंटल माने जाते हैं, लेकिन ये इनफोर्सिएबल नहीं है किसी भी कोर्ट के द्वारा। तो ये चीज़ लिखा गया है आर्टिकल 37 में, इसको आपको याद रखना है। वैसे आपको सारी चीज़ें याद रखनी है, लेकिन इसको भी और ज़्यादा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन 1976 in which part of the Indian Constitution under Article 51A were the fundamental duties added? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जब 1976 का अमेंडमेंट हुआ था और उसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ऐड किया गया था, तो कौन सा पार्ट ऐड किया गया था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम आपसे यही पूछा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था किस आर्टिकल में? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये क्वेश्चन भी CGL 2024 में पूछा गया था। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब के एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐसा दिया गया है आर्टिकल 46 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यहाँ पे कह रहे हैं कि आर्टिकल 21 में कौन सा फंडामेंटल राइट दिया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, राइट टू फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इसमें दिया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24 में है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक है। राइट टू इक्वलिटी दिया गया है आर्टिकल 14 से 18 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, As per Article 51A of the Constitution of India, fundamental duty H is to develop the dash humanism and spirit of inquiry and reform। तो जो fundamental duty 51A का H है ना, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें दिया गया है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ये कहाँ पे दिया गया है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आर्टिकल डैश ए सप्लीमेंट्स द 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन से आर्टिकल का क्लॉज ए है जो कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी को सप्लीमेंट करता है, कंप्लीट करता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि आर्टिकल 21A जो है एक फंडामेंटल राइट है और ये राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है और इसको जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। इसी के द्वारा जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो भी एजुकेशन से रिलेटेड है, इसको भी ऐड किया गया था। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड, तो इसको हमने सुई से याद किया था, SUI, सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना ये फंडामेंटल ड्यूटी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है
यहाँ पे दिया है राइट टू इक्वलिटी, तो ये आता है आर्टिकल 14 से 18 तक, पहले भी हमने देखा इसको। इसके बाद यहाँ पे हम 100th क्वेश्चन पे पहुँच गए हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द फॉलोइंग, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। यहाँ पे कहा गया है कि किस आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंट्री की गवर्नेंस के लिए एक फंडामेंटल के तरीके से काम करेंगी और स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो जब भी कोई लॉस बनाते हैं तो इसको भी ध्यान में रखें, इसको भी कंसीडर करें। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये लिखा गया है आर्टिकल 37 में। इसी की तरीके का एक क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया। आर्टिकल 37 में ये भी बताया गया है कि डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल हैं। यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन किया है, 15 क्वेश्चंस और हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करिएगा आई एम वॉचिंग, इससे मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो को पूरा देखते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके लिए ही करा रही हूँ। एक एक क्वेश्चन कलेक्ट किया है मैंने ताकि आपका प्रैक्टिस हो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जो कि रिपीटेड है फिर से। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है which article states that it shall be the duty of every citizen of India to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem। यहाँ पे लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना है, जो हमारा नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, इसका रिस्पेक्ट करना है। ये कहाँ पे दिया गया है? तो ये आर्टिकल 51A के ए में दिया गया है। ये पहली फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज 11th फंडामेंटल ड्यूटी एडेड। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो कब ऐड की गई थी? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। इसी के द्वारा आर्टिकल 21A जो कि फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, इसको भी ऐड किया गया था। Next question, if an Indian citizen is denied entry to a public place because of his caste, which of the following fundamental rights is denied to him? यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है और उसको किसी भी पब्लिक प्लेस पे एंट्री नहीं दिया जा रहा है उसकी कास्ट की वजह से, तो कौन सा फंडामेंटल राइट यहाँ पे वायलेट हो रहा है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट टू इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट ऑफ ए प्रिजनर टू स्पीडी ट्रायल विल बी कैटेगराइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे कहने की कोई प्रिजनर है, उसका स्पीडी ट्रायल अगर हो रहा है तो इसको आप किस फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में रखेंगे? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हो जाएगा राइट टू लाइफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। यहाँ पे पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, टू ओबे पेरेंट एंड डिस्चार्ज आवर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये चीज़ें हम करते तो हैं लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। इसके अलावा जो ऑप्शन है ये सभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। आपसे नॉट वाला पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्वर्ण सिंह कमेटी। अब ये जो कमेटी है ये फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि इस कमेटी को 1976 में सेटअप किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस कमेटी को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे सेटअप किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था ये इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऐड हुआ था। फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे है, इट सजेस्टेड 9 आइटम्स एज ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे गलत हो जाएगा और आपसे नॉट करेक्ट वाला पूछा था। यहाँ पे लिखा है कि इन्होंने 9 ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया था, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने रिकमेंड किया था 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ये क्वेश्चन MTS 2024 में भी पूछा गया और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन CHSL 2024 में भी पूछा गया था, लेकिन उसको मैंने यहाँ पे नहीं कराया क्योंकि बेसिकली उन्होंने यही पूछा था कि इस कमेटी ने कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया था। तो आप याद रखेंगे 8 फंडामेंटल ड्यूटी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सैलिएंट फीचर ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज का कौन सा सैलिएंट फीचर नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि फंडामेंटल ड्यूटीज सिविक भी हैं और मोरल भी हैं इनके नेचर के हिसाब से, तो ये सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे ना नॉट रिलेटेड हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज इनफोर्सिएबल है, जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज इनफोर्सिएबल है ही नहीं। तो बी वाला जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट होगा। तीसरे ऑप्शन में ये बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में क्लियर डिफरेंस है, तो ये बिल्कुल सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिशिएबल है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे कह रहा था इनफोर्सिएबल है, तो ये वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। यहाँ पे कह रहे हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए थे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल राइट गारंटीज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज इन मैटर ऑफ देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा फंडामेंटल राइट ऐसा है जहाँ पे माइनॉरिटीज के लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात लिखी हुई है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए सिटीजन इज हेल्पिंग द गवर्नमेंट इन प्रोटेक्टिंग द मॉन्यूमेंट्स इन हिज और हर एरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज इज ही और शी परफॉर्मिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई नागरिक है वो गवर्नमेंट की मदद कर रहा है, जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में, तो कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी उनके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज एंड कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इंटेल्स ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। यहाँ पे कह रहे हैं मानव तस्करी और जो फोर्स्ड लेबर है इसके बारे में कौन सा फंडामेंटल राइट है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 एंड 24 है। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ फंडामेंटल ड्यूटी। यहाँ पे कहना है कि किसको फंडामेंटल ड्यूटी कंसीडर नहीं किया जाता। पहला इन्होंने लिखा है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, तो ये तो फंडामेंटल ड्यूटी है। हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना फंडामेंटल ड्यूटी है। सॉवरेनिटी एंड यूनिटी को प्रोटेक्ट करना भी फंडामेंटल ड्यूटी है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी। यहाँ पे लिखा है सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट करना, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि डीपीएसपी किससे प्रभावित है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधीयन फिलॉसफी से ये प्रभावित है। लास्ट क्वेश्चन है, डिस्पाइट बीइंग एलिजिबल फॉर द जॉब ऑफ ए लीगल ऑफिसर, मिस्टर एक्स वॉज नॉट कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू फॉर ही अफोर मेंशन्ड पोस्ट, विच ऑफ हिज राइट्स वॉज मिस्टर एक्स अनेबल टू एक्सरसाइज। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मिस्टर एक्स हैं वो एलिजिबल हैं लीगल ऑफिसर की जॉब के लिए, लेकिन फिर भी उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता। तो कौन सा फंडामेंटल राइट यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 16 का, ये यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है। यहाँ पे हमने 115 क्वेश्चन किए हैं इन सारे टॉपिक से मिला के, और ये सारे लेटेस्ट वाले क्वेश्चन थे। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है, खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने इसको लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।